वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आज मैं वापस से आपको चैप्टर 7 अब शुरू कर रही हूँ ट्रेडमार्क्स एक्ट का। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब चैप्टर्स आपने स्टार्ट कर दिया होगा रिवाइज करना। अ, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने वगैरह का तो आप लूप में मेरे वीडियोस को सुनिए। सुनने से आपको सेक्शंस और उसके प्रोविजंस याद हो जाएंगे। क्योंकि ये बार बार याद करने की चीज़ होती है, ये समझ लेने से काफ़ी नहीं होता है फॉर योर एग्जाम पर्पस। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको या तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं टाइम है तो आप उसको लूप में सुनिए कि हर एक सेक्शन क्या कह रहा है, व्हाट इज दैट सेक्शन टॉकिंग अबाउट। एक्सक्यूज मी। तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा। मैं अपनी जर्नी अगर मैं आपको बताऊं तो जिस वक्त मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया था, पेटेंट का हो या ट्रेडमार्क का हो, तो उस वक्त मैं वर्किंग थी एंड आई वाज अ मदर टू टू वेरी यंग किड्स। तो मैंने उसको बहुत डिफरेंट अपने, अब उस वक्त ऐसा यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं चलते थे कि उसको हम लोग चला लेंगे और सुन लेंगे। तो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इनको छोटे छोटे पीसेस में लिख के रखा था ताकि मैं उसको वहाँ वहाँ रिवाइज करती जाऊँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर जो है उसमें क्या प्रोविजंस है, किसके बारे में बात कर रहा है। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आज मैं चैप्टर 8 पढ़ा रही हूँ और इसमें है कलेक्टिव मार्क्स। जो मैंने बताया आपको कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्पस और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स और वाइवा। जैसे मैंने बताया होगा आपको पहले भी कि मुझे एग्जाम में मुझे वाइवा में ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो ये क्योंकि एक थोड़ा अलग तरह का मार्क हो जाता है, तो उम्मीद रहती है कि ट्रेडमार्क एजेंट को ये मार्क के बारे में पता हो, क्योंकि हर समय इसके फाइलिंग नहीं आती है। तो सेक्शन 61 जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कलेक्टिव मार्क्स के बारे में बात करता है। आपको याद होगा सेक्शन 2 में जी बी में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये क्या बता रहा है, व्हाट इज कलेक्टिव मार्क। तो मैंने आपको बताया जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीआईआई है, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अपने एक मार्क होते हैं। तो वो मार्क जो है कलेक्टिवली यूज किए जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर अथॉरिटीज अंडर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको उनको कलेक्टिवली जो उन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट माना हुआ है वो अगर फॉलो करते हैं तो वो मार्क को यूज करते हैं उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके। दैट इज व्हाट कलेक्टिव मार्क इज। आप अगर गूगल करेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव मार्क तो आपको वो दिख जाएगा, इमेजेस में भी देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। तो कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कलेक्टिव मार्क। इसमें ये अगर आप इसमें कलेक्टिव मार्क की जगह कलेक्टिव हटा दें तो जैसे बाकी मार्क्स को ट्रीट करते हैं इनको भी करते हैं, सिर्फ ये कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा है। इसकी वजह से इसको कलेक्टिव मार्क कहते हैं ना। एसोसिएशन ऑफ पीपल मैंने जब वो सेक्शन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वो पार्टनरशिप में नहीं रहने चाहिए। दैट मीन्स इनके आपस में ये तरह का एक बॉन्ड नहीं होना चाहिए कि भाई तुम्हारे फायदे में हमारा फायदा है, हमारे फायदे में तुम्हारा फायदा है, काइंड ऑफ। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, इनके रिलेशन को लेकर। तो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। कलेक्टिव मार्क नॉट टू बी मिसलीडिंग एज टू द कैरेक्टर और सिग्निफिकेंस। यानी कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है उनके जो, जैसे मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के हैं, वो दोज आर एसोसिएशन ऑफ पर्संस, वो यूज कर रहे हैं कोई मार्क को, तो वो मार्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएस वाले भी सीए का मार्क यूज कर रहे हो। तो कोई भी मिसलीड हो सकता है कि सीए और सीएस एक ही है, या जो सीए है वही सीएस का करा रहे हैं। तो ये चीजें जो है इनको रजिस्ट्रार को चेक करना पड़ता है कि भाई ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हो, या इट इज नॉट लाइकली टू डिसीव। दिस इज व्हाट द टर्म इज यूज्ड। अगर आप 9/11 को आप समझ रहे होंगे तो सेक्शन 63, application to be accompanied by regulations governing use of collective mark। देखिए ये क्योंकि ये अथॉरिटी है कुछ बेसिक पर्सन्स की, एक एसोसिएशन है, वो लोग कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से वो कलेक्टिवली एक ऑर्गन की तरह दिख रहे हैं। तो उनके ऑब्वियसली कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो वो एक ऑर्गन नहीं बनेंगे, एक अथॉरिटी नहीं बनेंगे, या फिर वो जो एसोसिएशन है वो वन एसोसिएशन, वन यूनिट नहीं कहलाएगा। तो ये जो
कलेक्टिव मार्क का जो एप्लीकेशन हम लोग जमा करते हैं उसके साथ में उस पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, जो अथॉरिटीज है, उनके जो रेगुलेशंस हैं उनको भी आपको अटैच करना पड़ता है। उसमें आपको रजिस्ट्रार के पास जब आप फाइल कर रहे हैं एप्लीकेशन तो साथ में ये डालना पड़ता है। तो ये कहता है it shall specify the persons authorized to use the mark, the conditions of the membership of the association, and the conditions of the use of mark, including any sanctions against misuse and such other matters as may be prescribed। यानी कि डिटेल में आपको बताना है कि जो सीए का यूज करेंगे इस पर्टिकुलर लोगो को, डिवाइस को, जिसके लिए ये फाइल कर रहे हैं, उनके मेंबर्स के क्या उनके कंडीशंस क्या रहेंगे कि उनको मेंबर कैसे बनाया जाए उस एसोसिएशन का, या फिर उनको अगर उन्होंने कुछ गलती की है, जैसे मान लीजिए बार एंड बेंच है, उसमें आपको पता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशंस बताता है। तो अगर कोई बार मेंबर है वो कुछ कंटेम्प्ट करता है तो उसके लिए भी रेगुलेशंस है ना एडवोकेट्स एक्ट में। तो उनको क्या सैंक्शंस होते हैं अगर वो मिसयूज करते हैं या कंटेम्प्ट करते हैं, उस तरह की चीजें जो है इसके साथ में अटैच करके आपको देनी पड़ेंगी कि कोई और मिसयूज ना करे इस पर्टिकुलर डिवाइस को। एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड रेगुलेशंस बाय द रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्ट्रार को सब कुछ सही लगता है और उसको समझ में आता है कि हाँ भाई एसोसिएशन जो है वो उसके जो मेंबर्स हैं उनके सही कंडीशंस हैं, सैंक्शंस भी सही हैं, कोई कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है, तो फिर वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर कुछ चेंजेस बोलकर वो कह सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट कीजिए और फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। रेगुलेशंस टू बी ओपन टू इंस्पेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि अगर बाकी ट्रेडमार्क भी हम जो फाइल करते हैं वो पब्लिश होते हैं और कोई और के लिए भी देखने के लिए ओपन रहते हैं कि किसी को अपोज करना हो या देखना हो। तो इसी तरह से क्योंकि सेक्शन 148 जो है इस बारे में बात करता है तो इसके लिए ये यहाँ दिया है, बट मैं 148 तो बाद में पढ़ाऊंगी। बट बेसिकली ये वही बताता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी हैं आपने सबमिट किया। अभी भी आप अगर आईपीआर की वेबसाइट पर जाएंगे, ट्रेडमार्क्स में जाएंगे, तो उसमें अगर आप कोई भी आप ट्रेडमार्क चेक करेंगे उनका आप डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या करस्पॉन्डेंस हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसा फॉर्म है, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओपन रहते हैं आपके देखने के लिए। तो उसी तरह से इनके लिए भी ओपन रहने चाहिए। अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशंस, एनी अमेंडमेंट ऑफ रेगुलेशंस, दैट इज जो रेगुलेशन इन्होंने जमा किया था जो पहले मैंने बताया है 63 में और 64 में कि आपको रजिस्ट्रार के पास जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप रेगुलेशन जमा कर रहे हैं, वही रेगुलेशंस में अगर कुछ अमेंडमेंट होते हैं तो वो भी इनको अमेंडमेंट जो है रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, और रजिस्ट्रार उसको समझते हुए कि अगर वो मेजर है तो उसको वो उसके साथ में पब्लिश करेगा। इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग्स बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ कलेक्टिव मार्क। अब देखिए यहाँ पे आपका सवाल ये उठ सकता है कि इसका प्रोप्राइटर होगा कौन। तो इसमें वो लोग जो कलेक्टिव मार्क अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ही किसी एक को यूज किया होगा, चूज किया होगा कि भाई ये हमारे बनेंगे, जो फाइल करेंगे। ही विल बी ओनली द पर्सन हु इज actually representing all these authorities, the users जो कि ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, और उनके बिहाफ पर वो फाइल करेंगे, तो उनके बिहाफ पर वो इन्फ्रिंजमेंट भी फाइल करेंगे। एडिशनल ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव मार्क पर गया है, जस्ट अ सेकेंड। Registration of a collective mark may also be removed from the register on the grounds, first, that the manner in which the collective mark has been used by the proprietor or authorized user has caused it to become liable to mislead the public as a collective mark। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट बताया कि इसको वो जैसे सीए है तो सीए इसको भी यूज कर रहे हैं उसी सीए क्या लोगो, तो फिर वो नहीं होगा, है ना। तो वो यहाँ पर क्या है, पब्लिक जो है मिसलीड हो जाएगा। दूसरा, द प्रोप्राइटर हैज फेल टू ऑब्जर्व। प्रोप्राइटर यहाँ पे कौन है, प्रोप्राइटर जो कि जो ऑथराइज्ड यूजर है ना, जो एसोसिएशन का, हैज फेल टू ऑब्जर्व और टू सिक्योर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रेगुलेशंस गवर्निंग द यूज ऑफ मार्क, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही जब फाइल किए होंगे तभी इनको गाइडलाइंस रेगुलेशंस जो इनको इनके अथॉरिटीज को, इनके एसोसिएशन को
फॉलो करने होते हैं वो ये जमा करेंगे, और वो जो प्रोप्राइटर है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको ये रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव मार्क किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ऑथराइज यूजर का क्या मतलब होता है? कोई भी एक मेंबर जो एसोसिएशन का है और उसको ऑथोराइज किया है एसोसिएशन एज अ मेंबर, तो वो ऑथोराइज हो जाता है इस पर्टिकुलर मार्क को यूज करने के लिए ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। दूसरी बात उसी तरह का लूप में है, कहने का अर्थ उनका ये है कि ये जो ऑथराइज्ड यूजर है जो एक्सप्लेनेशन 1 में है वो deemed to be the registered proprietor हो सकते हैं। deemed to be as you know, मान लिया जाता है कि वो भी registered proprietor है। ठीक है, तो ये मतलब कौन है? ये जो मेंबर ऑफ एसोसिएशन है वो ऑथराइज्ड यूजर हो गए क्योंकि एसोसिएशन ने ही कलेक्टिव मार्क के लिए अप्लाई किया है, और कोई भी जो मेंबर है वो यूज कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो हियर वी स्टॉप, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि यू स्टार्ट रीडिंग द सेक्शंस केयरफुली, बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग द रूल्स तो वो सेक्शंस के साथ होगा, तो आपको इमिजिएटली समझ में आना चाहिए कि कौन सा है। आप उसको बार बार पढ़िए 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 या फिर याद कीजिए, या जैसे भी मेथड हो आपको याद करने का, टू ईच हिज ओन, और चूज करके आप उसको करिए। ओके, थैंक यू। I'm just stopping over here now.